प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर 5 में यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय आज हम इसमें एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं आपको एक प्रमेय है इसको पहले समझा देता हूँ, फिर हम आगे शुरू करते हैं। हमारा प्रमेय है 5.1। प्रमेय 5.1 है ये आपको समझना है कि दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु वैनिष्ट नहीं हो सकते हैं। दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रमेय है जो कि आपको समझना है ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें कहा गया है दो भिन्न रेखाओं में, यानी कि अगर आपको दो रेखाएं दिया है आपको एक रेखा दिया है AB और एक और रेखा दिया है PQ। तो अगर आप इन दोनों रेखाओं को ध्यान से देखें तो ये दोनों अलग अलग रेखाएं हैं, दोनों ही भिन्न भिन्न रेखाएं हैं। ये कोई और रेखा है, ये कोई दूसरी रेखा है। तो दो भिन्न रेखाओं में यही कहा गया है कि एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते, यानी कि अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के समांतर कर दें, इस प्रकार से अगर आप इनको देखेंगे तो ये समांतर हैं, तो कोई भी रेखा दूसरे को टच नहीं कर रहा है। ठीक है। अगर हम इनको प्रतिच्छेद करवाते हैं, प्रतिच्छेद अगर हम इन दोनों रेखाओं को करवाएं तो इस प्रकार से एक रेखा ये हो जाएगी, दूसरी रेखा ये हो जाएगी। तो ये रेखा हो गई AB और ये रेखा हो गई PQ। तो ये दोनों ही रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही हैं। इसी को ही बोला जाता है प्रतिच्छेद करना। प्रतिच्छेद करने का मतलब होता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर काट रही हैं। गणित की भाषा में हम बोलते हैं कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, और हम इजी लैंग्वेज में बोलते हैं कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। इसी को ही प्रतिच्छेद करना कहते हैं। तो अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखें तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रही हैं उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ बिंदु। इसको क्या बोला जाएगा? उभयनिष्ठ बिंदु बोला जाएगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन दोनों रेखाओं में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं? सिर्फ एक बिंदु, यानी कि आप कह सकते हैं कि केवल एक बिंदु उभयनिष्ठ है। जब दो रेखाएं इस प्रकार से एक दूसरे को काटती हैं तो उनके बीच में एक बिंदु होता है जो उभयनिष्ठ होता है, और ऐसी केवल एक ही बिंदु हो सकता है। आप नहीं कह सकते हैं कि A और B के बीच में अगर एक दूसरे को काटती हैं तो दो या एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते हैं। केवल एक ही बिंदु होगा जो कि उभयनिष्ठ होगा। तो अगर आप इसकी शर्त को देखना चाहते हैं कि यहाँ पर जो प्रमेय है वो क्या कह रहा है, तो वो कह रहा है कि दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक, तो मैंने लिखा नहीं है, अधिक यहाँ लिख लेते हैं।
दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु वैनिष्ट नहीं हो सकते हैं। तो यही चीज आप देख पा रहे हैं, केवल एक बिंदु वैनिष्ट है, यानी कि AB और PQ। दोनों रेखाओं में केवल एक ही बिंदु एक ही बिंदु पर दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। दो बिंदु पर तो काट नहीं रहे हैं, तीन बिंदु पर काट नहीं रहे हैं। तो ये चीज साबित हो रही है, यहाँ पर आप इसको देख पा रहे हैं कि दो भिन्न रेखाओं हैं, दो रेखाओं में एक से अधिक बिंदु वैनिष्ट हो ही नहीं सकते हैं। केवल एक ही बिंदु पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो यही चीज आपको यहाँ पर समझना था, जो कि मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आप इसको अपने दिमाग में रखेंगे कि दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु वैनिष्ट नहीं हो सकते हैं। केवल एक ही बिंदु पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटते हैं और वैनिष्ट बिंदु केवल एक होता है। एक से अधिक बिंदु वैनिष्ट नहीं हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही बिंदु दो रेखाओं के प्रतिच्छेद करने पर वैनिष्ट हो सकता है और एक से अधिक नहीं हो सकता है। यही इस प्रमेय में आपको समझना था। ठीक है, तो अब हम अपना एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। हमारा जो एक्सरसाइज है 5.1, अब हम इस एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। मैंने बेसिक नॉलेज इसके ऊपर आपको वीडियो बना दिया है, आप उसको जाके देखिए, समझिए और फिर आप इस एक्सरसाइज को करने के लिए तैयार रहेंगे। जब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में? क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से कथन सत्य हैं, कौन कौन से कथन असत्य हैं, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है सत्य और असत्य का, और इसमें भी हमें जो है सत्य और असत्य बताना है। अगर वो सत्य है तो कारण बताना है कि क्यों सत्य है, और अगर वो असत्य है तो कारण बताना है कि क्यों असत्य है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट का आंसर लिखेंगे। क्या लिखा है फर्स्ट पॉइंट में? फर्स्ट पॉइंट का जब हम आंसर लिखेंगे तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। आप इन चीजों को प्रैक्टिकल भी करके देखिए, तब आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को समझ पाएंगे और कर पाएंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो ऐसा आप करके देख लीजिए। मान लीजिए आपने यहाँ पर एक बिंदु लिया, ठीक है। अब आप इस बिंदु से होकर रेखाएं खींचने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, मैंने एक रेखा खींचा, दूसरी रेखा खींची, तीसरी रेखा, चौथी रेखा, पांचवी रेखा। तो ये तो कह रहा है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, जो तो असत्य है, गलत बोल रहा है, झूठ है ये। क्योंकि एक बिंदु से हम बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है ये इसमें असत्य है। ठीक है, और अगर आप कारण बताना चाहते हैं तो आप बता देंगे, क्योंकि एक बिंदु से होकर विभिन्न दशाओं में असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, ये मैंने आपको करके दिखाया भी है, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट और उसका आंसर देखते हैं। क्या है सेकंड पॉइंट में? सेकंड पॉइंट में है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। क्या है सेकंड पॉइंट? कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। तो दो भिन्न बिंदु ले लीजिए। मान लेते हैं हमारे पास में एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है।
तो जब हमारे पास में दो बिंदु हैं और हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं, तो मिला दिया, तो कितनी रेखाएं बनी? केवल एक रेखा बनी। क्या आप और रेखाएं खींच सकते हैं? प्रयास करके देखिए। तो मुझे तो लगता है कि इन दोनों बिंदुओं से तो केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, और तो खींची ही नहीं जा सकती है। तो ये क्या कह रहा है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं, तो ये तो असत्य हो गया, गलत है ये। तो यहां पर भी आप लिखेंगे कि असत्य है, असत्य है। क्योंकि दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर केवल एक अद्वितीय रेखा ही खींची जा सकती है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर भी हमारा हो गया है। इसी प्रकार से आपको ये समझना था और ये क्वेश्चन करना था। चलिए हम आते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। और थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो आप इसको समझ लीजिए कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो आप एक शांत रेखा लीजिए। देखिए हमारे पास में ये एक रेखा है, ठीक है, और ये रेखा हो गया ए और ये रेखा हो गया बी। तो अगर आप इसको इस ओर बढ़ाएंगे तब भी इसको जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसको इस ओर बढ़ाना चाहते हैं तो जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस शांत रेखा को, जो कि ए बी है, राइट हैंड साइड में भी जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं और साथ में लेफ्ट हैंड साइड में भी जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। तो ये पॉइंट तो सत्य है, ये सत्य है। आप इसको सत्य लिख दीजिए। क्योंकि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। आप ऐसा कारण में लिखेंगे, क्योंकि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ये हमारा थर्ड पॉइंट है, जो कि आसान है। आप इसको देख पा रहे हैं, अच्छे से समझ पा रहे हैं, मैंने आपको दिखाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम फोर्थ पॉइंट लेते हैं। क्या लिखा है फोर्थ पॉइंट में? फोर्थ पॉइंट में लिखा है कि यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ये भी ठीक है, बिल्कुल। चलिए बना के देख लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास में एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त ये है, और अगर ये दोनों वृत्त बराबर हैं, क्वेश्चन में कहा गया है कि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। बिल्कुल सही बात है। अगर ये वाला वृत्त इसके बराबर है तो इसकी ये जो त्रिज्या है वो इसकी त्रिज्या के बराबर होती है। बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है।
तो आप लिखिए सत्य है, क्योंकि सत्य क्यों है? चलिए बताते हैं सत्य क्यों है। क्योंकि यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं, इसलिए उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होती हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि क्योंकि यदि दो वृत्त बराबर हैं, दो वृत्त बराबर हैं तो उनके क्षेत्रफल भी बराबर होते हैं, इसलिए उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होती हैं, इसलिए उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होती हैं। ठीक है, उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होती हैं। ऐसा आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट में कह रहा है कि आकृति में यदि ए बी बराबर पी क्यू बराबर एक्स वाई और ए बी बराबर एक्स, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा? बिल्कुल बराबर होगा। अगर आप इसका फिगर ध्यान से देख लें, और यह आकृति हमें दिया हुआ है, चलिए इसको मैं बना लेता हूँ, पहले आपको समझा देता हूँ कि एक रेखा है यहाँ पर इस प्रकार से, वो है ए बी, दूसरी रेखा दी हुई है पी क्यू, तीसरी रेखा दी हुई है एक्स वाई। तो क्वेश्चन में कहा गया है, अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर कहा गया है कि ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है और पी क्यू बराबर है एक्स वाई के। तो क्या ए बी और एक्स वाई भी बराबर हैं? यही हमें बताना है। तो देख लेते हैं, ये जो ए बी है वो पी क्यू के बराबर है और ये पी क्यू एक्स वाई के बराबर है। तो ये जो ए बी है वो भी तो एक्स वाई के बराबर होगा। बिल्कुल सत्य है ये। तो जब ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है तो ये इसके बराबर भी होगा। अब मान लीजिए ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगा, तो ये 5 है तो ये भी 5 है, तो ये भी तो 5 ही है, तो ये भी आपस में बराबर ही है। तो आप ये सत्य कहेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि ये जो फिफ्थ पॉइंट है ये भी सत्य है, क्योंकि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक ही वस्तु के बराबर हों, एक ही वस्तु के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर, एक दूसरे के बराबर होती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। ये सत्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा 5.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, उसको समझेंगे। चलिए इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 पर फोकस करते हैं। अब हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को।
क्या कहा गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। ठीक है, पहले तो हमें उसको परिभाषित करना है। फिर कहा गया है कि यदि इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है तो वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम इन पॉइंट्स को ध्यान से देखें तो हमारे पास 5 पॉइंट है। पहला है समांतर रेखाएं, दूसरा है लंब रेखाएं, तीसरा है रेखाखंड, चौथा है वृत्त की त्रिज्या, पांचवा है वर्ग। तो पहले तो हम इन सभी के लिए परिभाषा देंगे। परिभाषा देने के बाद में अगर कुछ ऐसे पद हैं जिनको हमें परिभाषित करने की जरूरत है तो उसको भी हम बताएंगे और उसको भी परिभाषित करेंगे। तो यही है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए हम एक एक करके सभी को परिभाषित करते हैं। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 2 को लेंगे और इसको ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो फर्स्ट पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पॉइंट अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें हमें दिया हुआ है, इसमें दिया है समांतर रेखाएं। तो हमें इस समांतर रेखा को परिभाषित करना है। समांतर रेखा को परिभाषित करना है तो मैं आपको दिखा भी देता हूं, परिभाषित भी कर देता हूं। देखिए, दो रेखाएं जब समांतर होती हैं तो वो इस प्रकार से होती हैं दोनों रेखाएं कि वो एक दूसरे को कभी काटे ना। ये दोनों रेखाएं अगर एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं तो इनको हम बोलेंगे समांतर रेखाएं। ये रहा AB और ये रहा PQ। ये दोनों रेखाएं अगर एक दूसरे को, अगर हम इनको राइट हैंड साइड में बढ़ाएं, दोनों रेखाओं को, अगर हम दोनों रेखाओं को राइट हैंड साइड में बढ़ाएं या लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ाएं, दोनों ही रेखाओं को, लेकिन वो एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं, तो उन दोनों रेखाओं को बोला जाएगा समांतर रेखाएं। तो आप इसको क्या बोलेंगे कि दो सीधी रेखाएं जिनमें कोई भी बिंदु भयनिष्ठ ना हो उसे समांतर रेखाएं कहते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो बाकी जो मैं बोल रहा हूं कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटे ना, प्रतिच्छेद ना करे तो उन्हें हम समांतर रेखा कहते हैं। लेकिन आप परिभाषा इस प्रकार से लिखेंगे, वो तो मैंने आपको समझा दिया है। आप ऐसे लिखेंगे कि दो सीधी रेखाएं, दो सीधी रेखाएं जिनमें कोई भी बिंदु भयनिष्ठ ना हो, कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ ना हो, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं कहलाती हैं। परिभाषित हो गया। इसी प्रकार से आपको ये समझना था। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। अब हमें परिभाषित करना है लंब रेखाओं को। तो अब हम लंब रेखाओं को परिभाषित करेंगे। देखिए, लंब रेखाएं क्या होती हैं। अगर आपके पास में इस प्रकार से एक रेखा है AB और आपने एक और रेखा इस प्रकार से PQ इस पे बनाया है और इस प्रकार से एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार से प्रतिच्छेद कर रही हैं कि जहां वो प्रतिच्छेद करती हैं वो 90 डिग्री का बन रहा है, जहां पर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो रेखाएं होती हैं
जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो उन रेखाओं को हम बोलते हैं लंब रेखाएं। क्या बोलते हैं? लंब रेखाएं। यानी कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती हैं तो हम कहते हैं कि दोनों रेखाएं लंब रेखाएं हैं। तो आप कैसे परिभाषित करेंगे कि दो रेखाओं में से एक रेखा दूसरी पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो उसे हम लंब रेखाएं कहते हैं। तो आप ऐसे लिखिए कि दो रेखाओं में से एक रेखा दूसरी पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, लंब रेखाएं कहलाती हैं। लंब रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो वो लंब रेखाएं कहलाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम थर्ड पॉइंट के ऊपर। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है रेखाखंड। रेखाखंड। तो जब हम रेखाखंड को परिभाषित करते हैं तो एक रेखाखंड इस प्रकार से होता है कि उसके बीच में जैसे एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, अगर हम इन दोनों बिंदुओं को मिला दें तो एक रेखाखंड बनता है। तो रेखाखंड को आप कैसे परिभाषित करेंगे कि वह सीधी रेखा जिसके दोनों सिरे बिंदु होते हैं रेखाखंड कहलाता है। तो इस प्रकार से आप इसको परिभाषित करेंगे कि वह सीधी रेखा जिसके दोनों सिरे बिंदु होते हैं, रेखाखंड कहलाता है। रेखाखंड कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा थर्ड पॉइंट भी हो गया। फोर्थ पॉइंट लेते हैं जो कि है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या। अगर आप इस वृत्त की त्रिज्या को परिभाषित करना चाहते हैं तो पहले इसको समझ लीजिए कि अगर आपके पास में ये एक वृत्त है जिसका एक केंद्र होता है, अगर हम इस केंद्र से एक रेखाखंड खींचे जो कि वृत्त को टच करे, यानी कि ये वृत्त को टच कर रहा है, तो केंद्र से वृत्त तक खींची गई रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। यह आपका केंद्र है, ये क्या है? वृत्त है। तो केंद्र से वृत्त तक खींची गई रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो इसको आप ऐसे परिभाषित कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि वृत्त के केंद्र से वृत्त के केंद्र से वृत्त तक खींचा गया रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाती है।
वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। इस प्रकार से हमारा ये 4th पॉइंट भी परिभाषित हो गया। अब हम परिभाषित करेंगे एक वर्ग को परिभाषित करेंगे। कैसे करेंगे? वर्ग तो एक चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और कोण समकोण होता है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे? ऐसे कि अगर आप एक प्रकार से कोई चतुर्भुज बना रहे हैं, इस प्रकार से अगर एक चतुर्भुज बना रहे हैं और उस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हैं, यानी कि अगर ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, चारों भुजाएं बराबर हैं, और ये जो कोण है वो 90 डिग्री का है, तो सभी कोण 90 डिग्री के होने चाहिए। सभी कोण 90 डिग्री के होने चाहिए, तो उसी को हम बोलेंगे वर्ग। तो इसको कैसे परिभाषित किया जाएगा कि वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है, एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, सभी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण समकोण हो। वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। ठीक है, समझ आ गया? तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके ऊपर अब हम आते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में, उसको समझते हैं। कि क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि नीचे दी हुई 2 अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, 2 अभिधारणाएं दी हैं, यानी कि पहला पॉइंट दिया है कि 2 भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। एक तो हमें इसके ऊपर विचार करना है, दूसरा है कि यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं हैं। क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? क्या वे अभिधारणाएं अविरोधी हैं? क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं? स्पष्ट कीजिए। ये सारी बातें यहाँ पर हमें स्पष्ट करना है और अच्छे से समझना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 2 अभिधारणाएं दी हुई हैं और इसने हमें 2 बिंदु ए और बी दिया हुआ है और एक तीसरा बिंदु भी ले रहा है, और इन तीनों बिंदु ए बी और सी से जो भी स्थिति यहाँ पर बनाई जा रही है उस पे विचार करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो अगर आप इस बात को ध्यान से देखेंगे कि अगर हमारे पास में 3 बिंदु है, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है और एक बिंदु सी है, तो आप इनको किस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहें तो इन तीनों बिंदुओं को एक रेखा पर भी स्थित कर सकते हैं। अगर आप चाहें
तो इन तीनों बिंदुओं को यानी कि ए, बी और सी, हमारे पास में 3 बिंदु हैं। पहले तो 2 बिंदु हैं ए और बी, अब एक और बिंदु सी ले लिया है जो कि इन दोनों के बीच में है। तो अगर आप इनको एक रेखा पर लेना चाहते हैं तो एक रेखा पर भी हम इसको बना सकते हैं। अगर आप एक रेखा पर नहीं चाहते हैं तो हम उसको अलग अलग जगह भी स्थित रख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती हैं कि हम इन तीनों बिंदुओं को किस प्रकार से व्यवस्थित कर रहे हैं। तो जब आप यहाँ पर इनके ऊपर विचार करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर एक बिंदु ए लेते हैं, एक बिंदु बी लेते हैं, तो ये रहा ए और ये रहा बी, और इनको जब मिलाएंगे तो तीसरा बिंदु सी भी आप यहाँ पर लेना चाहें तो ले सकते हैं। और आप क्या कहेंगे कि तीनों बिंदु एक रेखा पर स्थित है। तो जब तीनों बिंदु एक रेखा पर स्थित हैं तो इसको हम बोलेंगे संरेख। क्या बोलेंगे? संरेख। और इस संरेख का मतलब क्या हो जाएगा कि तीनों ही बिंदु एक रेखा पर स्थित हैं। लेकिन अगर हम इन तीनों बिंदुओं को इस प्रकार से लेते हैं कि एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, तो ये बिंदु ए हो गया और ये बिंदु बी हो गया, एक बिंदु सी यहाँ पर ले लिया है, तो ये तीनों बिंदु एक रेखा पर स्थित नहीं है। ये तीनों बिंदु एक रेखा पर स्थित नहीं है। ये रेखा कहीं और जा रही है, ये रेखा कहीं और जा रही है, ये रेखा कहीं और जा रही है। तो ये जो क्वेश्चन में कहा गया है कि दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित हो, तो अगर आप सी को ए बी के बीच में स्थित करना चाहते हैं तो इस प्रकार से कर सकते हैं, तो एक संरेख मिलेगा। अगर आप सी को ए बी के ऊपर स्थित नहीं करना चाहते हैं, अलग कर देंगे, तो आप कहेंगे कि तीनों बिंदु अलग अलग रेखाएं बना रहे हैं, यानी कि इसकी रेखा ये है, इसकी ये है, इसकी ये, तो इसको बोलेंगे असंरेख। क्या बोलेंगे? असंरेख बोलेंगे इसको, असंरेख बोला जाएगा। संरेख कब होगा? जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होंगे। असंरेख कब होगा? जब तीनों बिंदु एक रेखा पर स्थित नहीं हैं। ठीक है। तो इन्हीं स्थितियों के ऊपर हमसे बात करने के लिए कह रहा है, आपको ये समझ आना चाहिए। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं और इस प्रकार से हम उसको समझाएंगे। कैसे समझाएंगे? चलिए इसको समझाते हैं कि अभिधारणा 1 में, ये जो पहली अभिधारणा दी हुई है, अभिधारणा 1 में, यानी अभिधारणा 1 का मतलब क्या हो जाएगा? ये जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया है हम उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद सेकंड पॉइंट के ऊपर करेंगे कि अभिधारणा 1 में ए और बी के बीच, ए और बी के बीच पूर्णतया परिभाषित नहीं है। पूर्णतया परिभाषित नहीं है। ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं। ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं। लेकिन ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं होती हैं। यूक्लिड की अभिधारणाओं
से प्राप्त नहीं होती है। तो इसलिए आप फर्स्ट पॉइंट में बता देंगे कि माना AB एक रेखाखंड है। AB एक रेखाखंड है। A और B के बीच असंख्य बिंदु विद्यमान है। इनमें से किसी भी बिंदु को किसी भी बिंदु C को चुनने पर वह A और B के बीच स्थित होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि A और B जो दोनों बिंदु हैं या दोनों जो अगर हम इन दोनों ही बिंदुओं को मिलाते हैं तो इन बिंदुओं के बीच में असंख्य बिंदु हैं। किसी को भी आप C मान सकते हैं। आप जहां भी जिस भी बिंदु को चुनेंगे A और B के बीच में उसको आप बिंदु C मानेंगे, तब भी हम कहेंगे कि वो बिंदु C A और B के बीच में स्थित है। तो यही डिस्कशन यहाँ पर हमें करना था। अब हम सेकंड के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि यदि केवल 2 बिंदु हों तो उन्हें हमेशा एक रेखा से जोड़ा जा सकता है। इसलिए कम से कम 3 बिंदु होने चाहिए जो संरेख ना हो। ठीक है, चलिए लिख देते हैं कि यदि केवल 2 बिंदु हों तो उन्हें हमेशा एक रेखा से जोड़ा जा सकता है। इसलिए कम से कम 3 बिंदु होने चाहिए जो संरेख अर्थात एक रेखा पर स्थित ना हो। इस प्रकार से आपको यहाँ पर डिस्कस करना था इन 3 बिंदुओं को लेकर कि एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है, तीसरा बिंदु C है। तो अगर ये तीनों बिंदु
ध्यान से आप देखेंगे तो ए और बी को जब मिलाएंगे तो एक रेखाखंड बनेगी और ए और बी के बीच में अनंत बिंदु हैं। कहीं पर भी आप सी लिख लीजिए तो हम कहेंगे सी बिंदु ए और बी के बीच में स्थित है। अगर आप तीनों ही बिंदु को अलग अलग जगह पर रखते हैं तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि वो असंरेख हैं, यानी कि एक ही रेखा पर स्थित नहीं हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 3 में करना था, 3 बिंदुओं को लेकर। मैंने यहाँ पर आपको फिगर बना के भी दिखाया है और वो चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको लिखा भी है। इस प्रकार से आप इसको समझेंगे और लिखेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है, जब आप क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है कि यदि दो बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC है, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर है 1/2 AB। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। चलिए इसको स्पष्ट भी करेंगे और हम इसको सिद्ध भी करेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं और इसको सिद्ध करते हैं कि हमारे पास में एक रेखाखंड है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर दो बिंदु लेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे कि एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है। तो इस प्रकार से हमारे पास में दो बिंदु हैं और इसके बीच में एक बिंदु C है। तो अगर हम इन बिंदुओं को मिला दें और इनको नाम दे दें A और इसको B और इसको C, तो इस प्रकार से ये तो आकृति हो गई। क्वेश्चन में हमें जो दिया है, क्या दिया है? दिया है कि जो AC है वो बराबर है BC के, यानी कि ये टुकड़ा इसके बराबर है। ठीक है, तो हमें जो सिद्ध करना है वो तो हम सिद्ध करेंगे ही। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पर दोनों तरफ AC को जोड़ दीजिए। दोनों तरफ AC को, जैसे कि AC बराबर BC के है, तो अगर हम AC दोनों तरफ जोड़ते हैं, देखिए हमें क्या मिलेगा। AC प्लस AC बराबर BC प्लस AC। मतलब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ये जो AC बराबर BC था, दोनों तरफ AC को जोड़ दिया है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा कि दोनों तरफ AC को जोड़ने पर, दोनों तरफ AC जोड़ने पर, तो अगर ऐसा किया जाएगा तो क्या मिलेगा, देखिए AC और AC तो ये बन जाएगा 2AC बराबर BC और AC क्या बन जाएगा, देखिए BC और AC मिलके बन जाएगा AB। ठीक है, तो जब आप यहाँ से AC निकालेंगे तो ये हो जाएगा AB, दो यहाँ पर गुणा में है, इसके बटे में आ जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे कि AC बराबर है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 AB। यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, यही यहाँ आपको यहाँ पर सिद्ध करना था कि दोनों तरफ हमने AC को जोड़ा। इस प्रकार से ये जो सिद्ध करना था सिद्ध हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ पर एक अभिधारणा का प्रयोग किया है कि यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। ठीक है, कौन सी अभिधारणा प्रयोग करी है मैंने, देखिए ये दोनों तो आपस में बराबर हैं। मैंने AC को लिया, इसमें भी जोड़ दिया और इसमें भी जोड़ दिया, तो अपने आप ही जो सिद्ध करना था वो आ गया है। तो बराबरों को बराबरों में अगर जोड़ा जाए तो जो पूर्ण आता है वो भी बराबर होता है। तो ये जो आया है ये भी आपस में बराबर है। ठीक है, तो इसमें जो अभिधारणा प्रयोग की गई है वो मैं आपको बोल के दिखा रहा हूं, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, कौन सी अभिधारणा मैंने प्रयोग करी है
कि यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है और एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। यहाँ पर आप क्या लिख देंगे? यहाँ पर आप लिखेंगे कि एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं, परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। ये हमारा मैटर है जो कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि AC जो है AB का आधा है तो आपस में बराबर भी है। तो आप यहाँ पर लिख रहे हैं कि एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं। और यहाँ पर अगर आप ये भी इस बात को लिख देते हैं, जो मैं आपको केवल ब्रैकेट बना के दिखा रहा हूँ, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए इस ब्रैकेट को बस मैं दिखा दे रहा हूँ। और इस ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे कि यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए, बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस चीज को भी दिमाग में रखेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ये सारी चीजें यहाँ पर प्रयोग करना है, बताना है और उसको करके भी दिखाना है क्वेश्चन में। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाएंगे और कर पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, इस प्रकार से हमारा ये भी हो जाएगा। और एक चीज और अगर मैं आपको बताना चाहूं कि अगर हम इस AC और BC को जोड़ दें, अगर हम यहाँ पर ये दिखाना चाहते हैं आपको कि अगर हम AC और BC को जोड़ते हैं, AC और BC को जोड़ेंगे तो आपको AB मिलेगा। क्या मिलेगा? AB मिलेगा। ध्यान से समझिए कि अगर हम AC और BC को जोड़ेंगे तो हमें AB मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि AC और BC का जो योग है, इन दोनों का जो योग है वो AB के संपाती है। इसको आप क्या बोलेंगे कि AC और BC का जो योग है वो AC प्लस BC बराबर AB के संपाती है। ये केवल मैं आपको समझा रहा हूं, ये सब तो आप लिखेंगे ही, ये सब आपको करना है, ये करके दिखाना है। उसके बाद में ये चीजें आपको समझ होनी चाहिए। क्या समझ होनी चाहिए कि यदि हम, क्योंकि हमने AC इधर भी जोड़ा है, AC इधर भी जोड़ा है, तो यदि बराबरों को बराबर में जोड़ेंगे तो जो पूर्ण आएगा वो भी बराबर होगा, तो ये भी बराबर है। लेकिन क्योंकि AC जो है AB का आधा है, बराबर तो ये है, आपस में बराबर है, लेकिन AC जो है वो AB का आधा है, तो वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। तो एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। और उसके बाद मैं संपाती दिखा रहा हूं कि अगर हम AC और BC को जोड़ते हैं तो ये जो हमें AB मिलेगा वो AC और BC का योग AB के संपाती होता है। इस बात को भी समझिए। ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 5 लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है उसको समझते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है
कि प्रश्न 4 में सी रेखाखंड AB का मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। ठीक है, सी रेखाखंड AB का मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का केवल एक मध्य बिंदु होता है। ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास में ये जो एक बिंदु है, एक जो हमारे पास एक बिंदु ए है और एक बिंदु B है, उसके बीच में अगर एक बिंदु हम C लेते हैं तो जो C है वो AB का मध्य बिंदु है। तो अगर इस प्रकार से दो बिंदुओं को हम मिला दें तो उनके बीच में कितने मध्य बिंदु हो सकते हैं? एक और केवल एक ही मध्य बिंदु हो सकता है। आप इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए कि A और B, इन दोनों ही बिंदुओं को मिलाने वाला जो AB रेखाखंड है उसके बीच में केवल एक ही मध्य बिंदु हो सकता है। लेकिन इसको वो सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि ऐसा सिद्ध करके दिखाओ। तो आप सिद्ध करने के लिए इस प्रकार से इसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि माना C और यहाँ पर हमारा जो C है ABC, ये माना C और D रेखाखंड AB के दो मध्य बिंदु हैं। तो एक और बिंदु ले लेते हैं। ठीक है ना, एक और बिंदु मान के हम इसको सिद्ध करके उसको दिखा देते हैं। तो एक और बिंदु ले लेते हैं यहाँ पर D। ऐसा हम केवल ले रहे हैं ताकि हम सिद्ध कर सके कि बिंदु C जो है वो केवल एक ही मध्य बिंदु होगा जो कि AB रेखाखंड का है। तो माना C और D रेखाखंड AB के दो मध्य बिंदु है। ठीक है, हमने ऐसा मान लिया है कि C और D ये दोनों ही बिंदु AB का मध्य बिंदु है। लेकिन हम उसको दिखाएंगे कि C केवल एक ही बिंदु है जो AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो AC होगा वो आधा होगा AB का। ठीक है, और साथ में ये जो AD है वो भी आधा हो जाएगा AB का, क्योंकि जब हम C और D दोनों को बोल रहे हैं कि C भी AB का मध्य बिंदु है और D भी AB का मध्य बिंदु है, तो C बिंदु भी यानी कि जो AC है वो भी AB का मध्य बिंदु होगा और जो AD है वो भी AB का मध्य बिंदु होगा। ठीक है ना, तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि जो AC है और AD है, AC और AD आपस में इसको बराबर करिए। इसको बराबर इसलिए करेंगे क्योंकि AC किसके बराबर है? AB का आधा। AD किसके बराबर है? AB का आधा। तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर कि जो AC है वो बराबर हो जाएगा AD के। तो यहाँ लिखेंगे आपकी वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती हैं। वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती हैं। एक दूसरे के बराबर होती हैं।
ऐसा आप लिखेंगे। परंतु यह तभी संभव है जब सी और डी संपाती हों। आप क्या लिखेंगे? परंतु यह है तभी संभव है जब सी और डी संपाती हो। अतः आप कह सकते हैं सी एक अद्वितीय मध्य बिंदु है। तो लिखने का तरीका जो होगा आपका इसी प्रकार से रहेगा। ठीक है, मैं समझा देता हूं कि जो सी और डी हमने मान लिया कि ए बी के दो मध्य बिंदु हैं, तो जो ए सी होगा वो भी ए बी का आधा हो जाएगा और साथ में जो ए डी है वो भी ए बी का आधा हो जाएगा। और उसके बाद में जब ए सी ए बी का आधा है और ए डी भी ए बी का आधा है, तो इसलिए ए सी और ए डी बराबर हो जाएंगे। तो जब ए सी और ए डी बराबर हो जाएंगे तो वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती हैं, ऐसा सत्य है। परंतु यह तभी संभव होगा जब सी और डी संपाती होंगे, यानी कि इन दोनों बिंदुओं को एक में ही मर्ज होना पड़ेगा। सी और डी को एक दूसरे में मर्ज होना पड़ेगा और इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि सी जो है एक अद्वितीय मध्य बिंदु है, यानी कि केवल एक ही बिंदु है जो कि किसी रेखाखंड का मध्य बिंदु हो सकता है। ऐसा केवल एक ही होता है। अद्वितीय का मतलब क्या हो जाएगा? केवल एक, केवल एक। अद्वितीय का मतलब होगा केवल एक। ठीक है, चलिए, तो ये भी हमारा पूरा हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है कि आकृति है ये AC और BD बराबर है, सिद्ध करना है कि AB और CD बराबर हैं। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इजी है। चलिए इसको बना लेते हैं कि हमारे पास में इस प्रकार से रेखाखंड है ये, और इसमें 4 बिंदु हैं A, B, C और ये D। तो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, हमें दिया है, इसको जब आप हल करेंगे तो दिया हुआ है कि जो AC है बराबर है BD के। सिद्ध करना है कि जो AB है वो CD के बराबर है, ऐसा सिद्ध करना है। तो जो सिद्ध करना है वो तो आ ही जाएगा। कैसे आएगा, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए कि अगर आप BC को दोनों तरफ घटा देते हैं, सिंपल, आपके पास में AC है, अगर हमें AB चाहिए तो आप इस AC में से आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए AB। तो AB कब मिलेगा, जब AC में से, यानी कि इस AC में से BC घटा दीजिए तो AB मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम इस BD में से, इसमें से जो BD है BC घटा देंगे तो ये CD मिल जाएगा, या आप इसको DC भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको मिल जाएगा। तो क्या घटाने पर मिल रहा है, BC को घटाने पर। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर AC में से BC को घटाएंगे और साथ में जो BD है उसमें से भी BC घटाना है। तो हमने क्या किया है कि दोनों तरफ BC को घटा दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों तरफ BC को घटाने पर, तो जब घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, घटा के देख लीजिए। AC में से BC, तो BC घट गया तो ये मिला AB, और BD में से इस BC को घटा देंगे तो CD मिल जाएगा। तो इस प्रकार से सिद्ध हो गया। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। यहाँ पर आप लिखना चाहेंगे और आपको लिखना भी पड़ेगा यहाँ पर कि यदि
बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए, बराबरों को, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए, बराबरों में से घटाया जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। इसलिए हमने, ये तो आपस में बराबर थे ही, बराबर घटाया है, ये तो बराबर हैं, बराबर क्या घटाया है कि 20 इसमें से भी घटाया है, 20 इसमें से भी घटाया है, तो बराबरों में से बराबरों को घटाया गया है, तो जो आया है वो भी आपस में बराबर है। यही इसका कथन का मतलब है। ठीक है ना, कि अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो बराबर तो हैं ही, और 20 ही हमने इसमें से भी घटाया, इसमें से भी घटाया है, तो बराबरों में से बराबर को घटाया है, तो जो आया है वो भी बराबर है। इस कथन का मतलब है कि यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन और है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7, और इसके बाद में हमारा ये जो चैप्टर एक्सरसाइज है 5.1 ये कंप्लीट हो जाएगा। इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा है कि यूक्लिड की अभिगणितों की सूची में दिया हुआ अभिगणित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ध्यान दीजिए कि प्रश्न 5वीं अवधारणा से संबंधित नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है, इसको हमें केवल बताना है कि जो यूक्लिड की अभिगणितों की सूची में दिया हुआ है अभिगणित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। और ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अवधारणा से संबंधित नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे। इसका आंसर होगा, ये जो हमारा अभिगणित 5 है, गृहित 5, ये हमारा इस प्रकार से है कि जो पूर्ण है, पूर्ण वो अपने भाग से बड़ा होता है, बड़ा होता है। यह अभिगणित 5 है। अभिगणित 5 क्या है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। यह एक सार्वभौमिक सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है ये। ठीक है, क्योंकि इस भाग जो पूरे का अंश है, जो पूरे भाग का अंश है, परिणाम में पूरे से अधिक कभी नहीं हो सकता है। परिमाण में पूरे से अधिक कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये जो हमारा अभिगणित 5 है वो क्या है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। यह एक सार्वभौमिक सत्य है क्योंकि इस भाग जो पूरे का भाग का अंश है, परिमाण में पूरे से अधिक कभी नहीं हो सकता है।
मान लीजिए 2 है, ये 5 है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 7 होगा। तो ये तो हमारे, ये तो पूर्ण है, ये पूर्ण आया है। पूर्ण जो आया है वो इन दोनों भागों से आया हुआ है। ये दोनों भाग हैं, इन दोनों भागों से मिलकर ये 7 आया है। 7 2 से भी बड़ा है, 5 से भी बड़ा है। तो ये 7 हमेशा अपने इन दोनों भागों से बड़ा होगा। पहले वाले से भी बड़ा होगा, दूसरे वाले से भी बड़ा होगा। तो इसलिए जो पूर्ण होता है वो अपने दोनों ही भागों से हमेशा बड़ा होता है। और ये जो 7 बना है वो इन दोनों से मिलकर बना हुआ है। और इसलिए 2 कभी भी 7 से बड़ा नहीं हो सकता है, 5 कभी भी 7 से बड़ा नहीं हो सकता है। ये सार्वभौमिक सत्य है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो एक्सरसाइज था 5.1 ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब हमारा जो एक्सरसाइज 5.2 है, एक लास्ट एक्सरसाइज बचा हुआ है और उसमें भी केवल 2 ही क्वेश्चन हैं, उसके ऊपर भी हम डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा 5.1 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए इस प्रकार से वीडियोस बनाते रहें। जल्दी हम अपने नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।